हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है BSA ट्रिकी क्लासेस में। आज आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूँ जिसमें 100 क्वेश्चंस कराऊँगा। 50 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे और 50 क्वेश्चन जीके के होंगे। ठीक, तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, सबसे पहले इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। स्टडी वाले ग्रुप में आपको इसको शेयर करना है। चलिए, तो उम्मीद है आप सभी ने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, आपको बताना है अंतरंग का विलोम क्या होता है, बाहरी, बहिरंग या ऊपरी या बाह्य। बताइए, इसका आंसर कीजिए। अंतरंग का विलोम क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो लोग भी आंसर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अक्षत का विलोम क्या होता है, ये आपको बताना है। बताइए, क्षति, चावल, विक्षत या पूर्ण। तो आप सभी को याद रखना है, अक्षत का विपरीतार्थक क्या होगा, विक्षत होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, निम्न वाक्य में सही वाक्य आपको चुनना है। इसमें देखकर आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। चलिए देखते हैं हम लोग। अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, अंकुर 7वें कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगी, इसलिए गलत हो जाएगा। अंकुर 7वें कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो वाक्य लिखा है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, बिल्कुल सही वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनना है आपको। इसमें भी आपको सही वाक्य चुनना है। तो बताइए इसमें से कौन सा वाक्य सही है, देखते हैं हम लोग। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखे, और उसके बाद अपने सभी सामानों को नहीं आएगा, अपने सामान को संभाल कर रखिए। ठीक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने सामानों को संभाल कर रखिए, सामानों को नहीं होता है। अपने सामानों को संभाल कर रखिए, सामानों नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए बी में जैसा वाक्य लिखा हुआ है, बिल्कुल सही वाक्य यही हो जाएगा, अपने सामान को संभाल कर रखिए। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। देखिए, इसमें भी आपको निम्न वाक्य में से सही वाक्य आपको चुनना है। पढ़िए और देखकर बताइए कौन सा वाक्य इसमें से सही है। चलिए देखते हैं। आपने आपके घर जाए, ये तो गलत हो जाएगा वाक्य। आप ही आपके घर जाए, ये भी गलत हो जाएगा। आप अपने घर जाइए, ये सही लग रहा है। फोर्थ वाला पढ़ते हम लोग, आप आपकी घर जाए, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए बताइए, गुरु के समीप रहने वाले को क्या कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाले को क्या कहा जाता है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो हैं, ये सब इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन लिए गए हैं और कुछ संभावित प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, जो 2021 में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ संभावित और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर लिए क्वेश्चन लिए गए। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। देखिए, आप लोग बस शेयर नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो। सभी लोग इसको शेयर करेंगे, सभी लोग इसको शेयर करेंगे स्टडी वाले ग्रुप में। जिसने भी इसको शेयर ना किया हो, जल्दी से 5 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी इसको शेयर करके वापस आ जाइए। शेयर करके वापस आ जाइए और इसका आंसर सभी लोग देंगे। क्या हो सकता है इसका आंसर? गुरु के समीप रहने वाला, ये पुराने पेपर का ये क्वेश्चन है, 2017 का ये क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंत्यवासी कहते हैं उसको। गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाता है? अंत्यवासी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। उसको क्या कहेंगे? अभावग्रस्त कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, या दीनहीन कहेंगे, या महादीन कहेंगे। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको अकिंचन कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। आज का तत्सम शब्द क्या होगा? ये जो शब्द यहाँ पर आपके सामने है, आज, इसका आपको तत्सम बताना है। कौन सा शब्द इसका तत्सम हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी, सभी लोग राइट आंसर दीजिए इसका। तो देखिए, अध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था भाई।
अप्सरा, आसरा का तत्सम शब्द क्या होगा बताइए। आसरा शब्द लिखा हुआ है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपको याद रखना है, आसरा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ऐसा कहाँ पर लिखा है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब एकस्थ का तद्भव शब्द क्या होगा बताइए। एकस्थ का तद्भव शब्द आपको बताना है इकट्ठा, एकीभूत, एकीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी को याद रखना है, एकस्थ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, ईख का तत्सम शब्द बताइए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, बताइए। ये क्वेश्चन भी पहले मैं आपको करवा चुका हूँ, बताइए। ऊख हो जाएगा, इक्षु हो जाएगा, गन्ना या ये सभी। तो जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि इक्षु बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। ईख का तत्सम क्या होता है, इक्षु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बताइए। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, या जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं, या ये शब्द वाक्य में नहीं आते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उनको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अविकारी है। तो बताइए कौन सा विशेषण अविकारी है, सूखा, अगला, सुंदर या पिछला। जल्दी बताइए। अविकारी कौन से शब्द होते हैं, जिनमें कोई विकार ना उत्पन्न हो सके, यानी कि जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बताइए। देखिए हम देखें तो कौन सा शब्द विशेषण अविकारी है। सूखा को हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, सूखे भी कर सकते हैं, सूखे भी कर सकते हैं, और अगले को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, अगला कर सकते हैं, या अगली भी कर सकते हैं। पिछला को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, पिछला या पिछली या पिछले कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम सुंदर को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोई लड़का अगर सुंदर होगा तो उसको भी हम यही कहेंगे सुंदर लड़का, और अगर कोई लड़की सुंदर होगी तो उसको भी हम यही कहेंगे सुंदर लड़की, सुंदरी नहीं कहेंगे, ये न सुंदरे कहेंगे। तो यही एक शब्द कैसा हो गया, अविकारी शब्द हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है बताइए। दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या निजवाचक। देखिए इसमें निजवाचक तो हो नहीं सकता, सार्वनामिक भी इसमें नहीं हो सकता, और परिमाणवाचक तो इसमें हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक ही हो सकता है, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें आदमी के गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें दुष्ट क्या है, दुष्ट क्या है, एक तरह से उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, उज्ज्वल का समानार्थी शब्द है। इसमें आपको देखिए एक तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि उज्ज्वल आपसे बहुत पूछा जाता है, यानी कि उज्ज्वल की संधि पूछी जाती है, सॉरी संधि नहीं, इसको सही प्रकार से किस तरह लिखा जाता है ये पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, उज्ज्वल शब्द में 2 बार जा आएगा, 2 बार जा आएगा, और दोनों बार आधा आधा जा आएगा, ये आपको बात ध्यान रखना है। अब आपको इसमें बताना है उज्ज्वल का समानार्थी शब्द कौन सा है, चलिए बताइए। तो देखिए हम लोग उज्ज्वल का समानार्थी शब्द क्या याद रखेंगे, धवल याद रखेंगे। उज्ज्वल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, धवल हो जाएगा। देखिए मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इस वीडियो में, डेली मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आता हूँ यूपीएससी की, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ आपके लिए, 50 हिंदी के और 50 जीके के पोर्शन के। आप कोशिश किया करो, ठीक है, आप कोशिश किया करो, क्या कोशिश किया करो कि ये 100 क्वेश्चन इसी वीडियो में आप लोग देख लिया करो, यानी कि इसी वीडियो में आपको तैयार हो जाया करें, आपको रिवीजन की ज़रूरत ना पड़ा करे। ऐसा नहीं कि बाद में इस वीडियो को देखने के बाद आप उसका रिवाइज़ करो, तो ऐसा ना किया करो। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होते नहीं है, तो इसी में आपको ये 100 क्वेश्चन तैयार हो जाया करें, ये ऐसी कोशिश किया करो। यानी कि
अपने माइंड को, जितनी भी 1 आवर्स की क्लास होती है तो 1 आवर्स माइंड अगर आपका इसी क्लास में रहेगा तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ जब ये वीडियो फिनिश होगी तो आपको एक एक क्वेश्चंस याद होगा। कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बशर्ते तब जब आपका ध्यान पूरा 100% इसी क्लास में हो। ठीक, यानी क्लास चल रही हो और आप सोच कुछ और रहे हो, आपका माइंड कुछ और हो, तो आपको 100% आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। अगर आपको देखना है कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए तो आपको माइंड अपना यहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कटिबद्ध का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, बताइए क्या हो जाएगा। कटिबद्ध का सही पर्यायवाची आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तैयार। कटिबद्ध का पर्यायवाची तैयार हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर दीजिए सभी का, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है आप बीती में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो देखिए, जब हम आप बीती शब्द पढ़ेंगे तो आप पर बीती, ठीक है, आप पर बीती, और में या पर किस में होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है वो। आप या आप पर बीती या आप पर बीती, में या पर किस में होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। देखिए, यहाँ पर हम दीर्घों की बात करें तो इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, ये आपको याद रखना है। द्वंद्व समास की बात करें तो 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है, ये आपने याद रखना है। तत्पुरुष का मैंने आपको बता दिया है। अव्ययी भाव समास होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें पहला पद जो है प्रति आ सकता है, यथा आ सकता है, यावत आ सकता है, अनु आ सकता है, ऐसे कुछ शब्द आ सकते हैं। तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं मैं आपको, ठीक है, प्रतिक्रिया में कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। उसी प्रकार से अनुक्रिया में कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, निर्जन का संधि विच्छेद कौन सा होगा, बताइए। निर्जन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है निर्जन में। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह प्लस जन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जिस प्रकार लिखा है वही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, या किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। तो जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं, एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा, बिल्कुल सही हो जाएंगे वो लोग। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है। ये 2017 में यूपीएससी के पेपर में आया था ये प्रश्न। चलिए, एक साथ दो काम करना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक पंथ दो काज, यानी कि एक साथ 2 काम करना, एक पंथ 2 काज, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब, दोनों हाथ में लड्डू, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। एक हाथ में 2 लड्डू, ठीक है, एक हाथ में 2 लड्डू यानी कि 2 लाभ, यानी कि 2 तरफा लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जिस प्रकार लिखा है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 तरफा लाभ। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी आप संधि विच्छेद करो, ठीक है, तो जो 2 शब्द निकल कर आते हैं संधि विच्छेद करने पे, वो दोनों शब्द सार्थक शब्द होना चाहिए, उनका कोई अर्थ होना चाहिए। तो देखिए, संधि विच्छेद करोगे आप किस प्रकार से करोगे, समान प्लस अंतर, यही तो इसका संधि विच्छेद होगा। अब देखिए, दोनों शब्द कैसे हो गए, सार्थक शब्द हो गए। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, समान प्लस अंतर। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, इसमें सर्वत्र के लिए अंग्रेजी में वाक्यांश बताना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सर्वत्र के लिए ठीक वाक्य बताइए, कौन सा सर्वत्र के लिए वाक्य होगा। देखिए, जो हर जगह मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वत्र कहते हैं। ठीक है, जो हर जगह मौजूद होता है तो वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक, यानी कि हर जगह मौजूद होने वाला क्या कहलाता है, सर्वत्र कहलाता है।
अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, संस्कृत व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है, इसका अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना है, बताइए जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए। देखिए सुसंस्कृत व्यक्ति, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, एक कल्टिवेटेड पर्सन, ठीक है, उसके बाद हैगी आ जाएगी, इज़, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगी, ऑलवेज़ यानी कि हमेशा, यानी कि सर्वत्र, उसके बाद प्रशंसा होती है, ऑलवेज़ एप्रिसिएटेड, यानी कि उसकी हमेशा प्रशंसा होती है, किसकी, सुसंस्कृत व्यक्ति की, यानी कि कल्टिवेटेड पर्सन की। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अंबर का पर्यायवाची आपको बताना है, इसमें से कौन सा अंबर का पर्यायवाची हो जाएगा, आकाश, बादल, पानी या मेघ। तो आप सभी को याद रखना है और आपको मालूम भी होगा कि अंबर का पर्यायवाची आकाश होता है, अंबर का पर्यायवाची आकाश होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब अंतरंग का विलोमार्थक शब्द बताइए। अंतरंग का विलोमार्थक, देखिए मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जिसको ये सारे क्वेश्चन तैयार है तो उसका रिवाइज़ हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका रिवाइज़ हो जाएगा, और जिसको नहीं याद है ये क्वेश्चन तो उनको क्या हो जाएंगे, उनको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है, वो लोग ये क्वेश्चन तैयार कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरंग का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, विलोम क्या हो जाएगा ये आपने बताना है, तो बहिरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब परंपरा से चली आ रही बात या कथा को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, आप सभी को याद रखना है कि परंपरा से जो चली आ रही बात होती है या कथा होती है, जो परंपरा से चली आती है, उसको अनुश्रुति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुश्रुति। अगला प्रश्न देखिए, उपमंत्री शब्द का उपसर्ग बताना है, बताइए उप या उत या उद, बताइए। तो देखिए उपमंत्री शब्द में, ठीक है, उपसर्ग आपको बताना है, तो आप संधि विच्छेद करोगे, किस प्रकार से करोगे, उप प्लस मंत्री, इसी प्रकार से करोगे, इसी प्रकार से तो करोगे। उपसर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और मंत्री क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि इसमें उपसर्ग पूछा गया है तो उपसर्ग यही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, चालक में आपको प्रत्यय बताना है, बताइए चालक में आपको प्रत्यय बताना है। तो देखिए इसका भी जब आप लोग संधि विच्छेद करोगे, क्या करोगे, दोनों सार्थक शब्द बनना चाहिए। चाल प्लस अक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, चाल प्लस अक, इसमें प्रत्यय पूछा गया है तो ये अक हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब गायक का संधि विच्छेद आपको बताना है, बताइए गायक का संधि विच्छेद आपको बताना है, चलिए बताइए। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो देखिए गायक का संधि विच्छेद आप करोगे, किस प्रकार करोगे, अक हो जाएगा, ठीक है, गायक में क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गा और या लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, गा में एक ही मात्रा, तो इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अगर यहाँ पर वा लिखा होता, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर या की जगह वा लिखा होता तो क्या हो जाता, तो आपको इस तरह से हो जाता, इस तरह से हो जाता। अभी इस तरह से है, या लगाए तो इस तरह से है, वा लिखा होता यहाँ पर गावक हो जाता, या कुछ भी पावक हो जाता, जिसके मान लीजिए पावक हो जाता, ठीक है, तो पावक के लिए क्या हो जाता, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक हो जाता, ये आपने याद रखना है। अंधा गाए बहरा बजाए, इसका अर्थ आपको बताना है, इसमें से कौन सा इसका सही अर्थ हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो देखिए अंधा गाए और बहरा बजाए, यानी कि दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। जब दो मूर्ख एक साथ काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि अंधा गा रहा है और बहरा बजा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, गिरा किसका पर्यायवाची है, बताइए वाणी का, स्वर का, नाद का, या ये सभी। तो देखिए आपको याद रखना है कि वाणी का पर्यायवाची गिरा हो जाएगा, या गिरा का पर्यायवाची वाणी हो जाएगा, गिरा का पर्यायवाची स्वर भी हो जाएगा और नाद भी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है।
यानी कि लज्जित होना, बहुत ज़्यादा लज्जित होना, उसको हम लोग बोलते हैं घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लज्जित होना। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से आपको करना। आपको बताना है कि इस खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। बताइए कौन सा शब्द आएगा इस खाली जगह में। देखिए, अपने घर की पराजय कौन चाहता है, अपने घर की हार कौन चाहता है, अपने घर की बदनामी कौन चाहता है, या अपने घर की बदहाली कौन चाहता है। तो इसमें से जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो यहाँ पर आना है। जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो मुझको तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, और इसका सही उत्तर भी यही है कि अपने घर की कौन बदनामी चाहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। चलिए बताइए, ज्योतिष आप किस प्रकार लिखते हो? ज्योतिष में क्या आप आधा जा लगाते हो या पूरा जा लगाते हो? बताइए, क्या आप लास्ट में शा लिखते हो या सा लिखते हो? तो देखिए, कभी भी आप लोग ज्योतिष लिखोगे तो इसी प्रकार से तो लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार से तो आप लोग ज्योतिष लिखोगे। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए, तत्पुरुष साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखा जाता है। टिप्पणी भी ऐसे ही लिखा जाता है, और दीर्घायु भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन नायिका इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, यानी कि यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। जितने स्टूडेंट इस क्लास में लाइव होना चाहिए उतने क्लास में लाइव है नहीं। ठीक है, और ये सब किस पर निर्भर करता है? ये सब आप पर निर्भर करता है। अगर आप जितने चाहो तो लाइव स्टूडेंट यहाँ पर ला सकते हो। ठीक है, सिर्फ आप चाहो। हमारा काम क्या है? हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपका काम क्या है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्टूडेंट यहाँ पर लाना होंगे, ऐसी रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि ये तभी सीरीज़ कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए भाई। 5 सेकंड का आपके पास समय है, 5 सेकंड का आपके पास समय, इसको जल्दी से शेयर करके आ जाइए आप लोग। तो उम्मीद है आप सभी ने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा भाई। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करते रहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे पढ़ाते हुए भी अच्छा लगेगा और आपको पढ़ते हुए भी अच्छा लगेगा। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसमें आपको बताना है निर्मल शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए, आप सभी जानते हैं परिष्कृत शब्द जो है ये निर्मल का ही पर्यायवाची है। अम्लान ये भी निर्मल का ही पर्यायवाची है। स्वच्छ ये भी निर्मल का ही पर्यायवाची है। लेकिन सफ़ेद यहाँ पर निर्मल का पर्यायवाची नहीं होगा, तो यही इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। निर्मल का पर्यायवाची नहीं है सफ़ेद। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। आपको बताना है कौन सा शब्द पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए, पुष्कर का मतलब क्या होता है? तालाब। ठीक है, पुष्कर का अर्थ क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण का विलोमार्थक शब्द है? आवरण का विलोम आपको बताना है, बताइए। तो जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अनावरण बिल्कुल सही हो जाएगा। आवरण का विलोम क्या हो जाएगा? आवरण का विलोम हो जाएगा, आपको याद रखना है, अनावरण। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पय शब्द का अनेकार्थक नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर नहीं आ गया है। बताइए इसका राइट आंसर। पय शब्द का अनेकार्थक नहीं है। देखिए, पय मतलब क्या होता है? पानी होता है, जल होता है, दूध भी कह सकते हैं और अन्न भी कह सकते हैं, लेकिन हम तालाब नहीं कह सकते हैं। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, वर्ण ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिए। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सरल की। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये सरल ही तो लिखा है, यानी कि इसमें 3 वर्ण हैं, सा अलग है, रा अलग है और ला अलग है। ये जो सरल होता है, दांत से कोई चीज़ हम बहुत आसानी से यानी कि बहुत सरलता पूर्वक काट सकते हैं। तो दांत यानी कि दंत वर्ण कहलाते हैं ये 3। दांत दंत वर्ण कहलाते हैं ये 3, सा रा ला, यानी कि सरल
दंत वर्ण कहलाते हैं ये 3। तो यहाँ पर 2 ही तो पूछे गए शायद, हाँ, एक ला पूछा गया है और एक सा पूछा गया है। अगर यहाँ पर रा भी पूछ लिया होता तो आपसे पूछते कि कौन सा उच्चारण स्थान हो जाएगा, तो दांत हो जाएगा। ठीक है, दंत वर्ण में ये आ जाएंगे ये तीनों वर्ण, या ये दोनों पूछे गए हैं तो दोनों भी आपके ये क्या हो जाएंगे, दंत वर्ण में आ जाएंगे। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, नदी शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। बताइए नदी शब्द में कौन सी संधि है। देखिए जब कभी भी 2 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटी ई या बड़ी ई भी आ सकती है, या यहाँ पर बड़ा आ भी आ सकता है, या बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी हो सकती है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ भी हो सकता है, छोटा ओ प्लस छोटा ऊ, या छोटा ओ प्लस बड़ा ओ, या बड़ा ओ प्लस बड़ा ऊ। तो वहाँ पर क्या हो जाती हैं, डबल मात्राएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे डबल मात्राएं हो गई हैं। तो जहाँ पर भी डबल मात्राएं लगती हैं, ठीक है, जिसके लघुर्मी, नदीश, ठीक है, तो इस प्रकार उसमें कौन सी संधि होती है, उसमें दीर्घ संधि होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब इसमें आपको बताना है महापुरुष शब्द में कौन सा समास है, द्रगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है। चलिए बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास कहाँ कहाँ पर होता है, जहाँ पर है जो, ठीक है जो या के समान होता है, के समान आ जाता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि इसको हम लोग देखें, महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर है जो ही तो आ गया, महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर है जो आ गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, या तुर्कों का। तो आप सभी को याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ईरानियों का दिया हुआ है, हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। दिल्ली की डैश एशिया विशेष स्थान रखती हैं, गलियाँ रखती हैं, धोखाधड़ी रखती है, नफासत रखती है, या कुतुब मीनार रखती है, यानी कि पूरे एशिया में विशेष स्थान रखती है दिल्ली की कौन सी चीज़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कुतुब मीनार ही तो रखेगी यार, कुतुब मीनार ही तो रखेगी, क्या गलियां रखेंगी एशिया में विशेष स्थान, धोखाधड़ी भी नहीं रखेंगी, नफासत भी नहीं रखेंगी। ठीक, ये सब कट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, आनंद मठ के रचयिता कौन है, प्रेमचंद्र, शंकराचार्य, शरद चंद्र, या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए आपको याद रखना है आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप किसी ट्रिक से भी याद रख हो, ठीक है, रख सकते हो, क्योंकि आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आपको याद ना हो, इस प्रकार से रचयिता वाले क्वेश्चन आपको याद ना हो। तो देखिए आप सभी याद रख सकते हो, चटर्जी से आप शब्द निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ चटपटा टाइप। तो चटपटा टाइप जब भी आप खाते हो तो उसको आनंद मिलता है, खाने से क्या मिलता है आपको, आनंद मिलता है, कुछ चटपटी चीज़ खाने में आपको आनंद मिलता है। तो इस ट्रिक से आप लोग निकाल सकते हो, इसका आंसर याद कर सकते हो। अब आप कभी भूलोगे नहीं, कभी भी आपके सामने आएगा कि आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो आप एकदम से बता दोगे बंकिम चंद्र चटर्जी, वरना चटर्जी तो आप बता ही दोगे। और जब आपको चटर्जी याद हो जाएगा तो बंकिम चंद्र ऑटोमेटिक आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, बताइए अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जिसकी इसका हम लोग संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार बनेगा, अध्यापक, अध्यापक प्लस इका। ठीक है, यही तो इसका संधि विच्छेद बनेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रत्यय पूछा गया, तो इका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। देखिए इसका मतलब होता है चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए।
ठीक है, यानी कि बहुत कंजूस होना, उस इंसान का बहुत ज़्यादा कंजूस होना, वो अपनी चमड़ी तो उसकी चली जाएगी मगर उसकी वो अपनी दमड़ी ना जाने देगा। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत कंजूस होना। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, उत्कर्ष का आपको विलोम बताना है, बताइए। देखिए उत्कर्ष का अपोजिट क्या होता है? अप होता है, ठीक है, अपकर्ष होता है, ठीक है। उत का क्या हो जाएगा? अपोजिट अप हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, देखिए अब आपके जो हैं कौन से प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपके सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखना है और इसका आंसर बताना है आप सभी को। किशोर अथवा बालक को मदिरापान कराने अथवा स्वपाक औषधि अथवा मनः प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्त्रीय किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 24, 25, 26 या धारा 27? सभी लोग इसको एक बार शेयर कर दीजिए भाई जल्दी से। जो लोग भी नए आए हों, अभी आए हों लगभग, ठीक है, कुछ मिनट पहले आए हों, जिन्होंने शेयर ना की हो, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग से रीस्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को याद रखना है, धारा 25 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं बहुत टाइम से आप पर ध्यान दे रहा हूँ क्या कि लोगों को दिक्कत होती है यूपीएससी की, अक्सर में जब वो लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की, और उन लोगों ने कभी भी धारा वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा होता है, ठीक, धाराओं को नहीं पढ़ा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारी धाराएं आपके सामने लाकर रख दूंगा क्वेश्चंस के रूप में, जो धाराएं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं लगभग कई दिन से लगभग कर रहा हूँ, लगभग देखा जाए तो पिछले 10 दिन से मैं आपको धारा से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि इस बार हो सकता है धारा की क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ जाए, ठीक है, पेपर अलग ना आ जाए और धारा के क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जाएं, फिर आप कहीं वहाँ पर ना फंसो। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको धारा वाले कराए हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट के इम्पॉर्टेंट है, सभी हर एक क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लगभग कुछ दिन आपको और धारा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जब देखूंगा कि लगभग 90% या लगभग देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हो चुके हैं धारा से संबंधित, फिर मैं आपको जो है, ठीक है, थोड़े से धारा के क्वेश्चन कम कर दूंगा। ये आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। अभी जितने दिन मैंने आपको धारा वाले क्वेश्चन कराए हैं उन धारा वाले क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है भारी वाहनों में प्रयोग होते हैं, बताइए भारी वाहनों में क्या प्रयोग होते हैं? प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील या आर्टिलरी वुडन स्पोक व्हील या हैवी ड्यूटी प्रेस्ड स्टील व्हील या 2 पीस व्हील? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैवी ड्यूटी प्रेस्ड स्टील व्हील भारी वाहनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए। इसमें आपको बताना है सरकारी विभागों द्वारा अपराध किए जाने पर दंड का प्रावधान पर्यावरण अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? धारा 17, धारा 19, 22 या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो आप सभी को याद रखना है धारा 19 में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश करें आप सभी लोग। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत वन्यजीव शरण स्थल में हथियार के साथ प्रवेश करना प्रतिबंध है? बताइए। धारा 31 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा? धारा 31 के अंतर्गत वन्यजीव शरण स्थल में हथियार के साथ प्रवेश करना प्रतिबंध है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। आयोग के सदस्यों को मानव अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पद से हटाया जा सकता है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको याद रखना है आयोग के सदस्यों को मानव अधिकार अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत पद से हटाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। चलिए इसमें आपको बताना है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 में वर्णित विषय है, ठीक है। धारा 66 में जो वर्णित विषय है वो आपको बताना है। कंट्रोलर की निर्देश देने की शक्ति या कपट करने के प्रयोजन से प्रकाशन, संरक्षित व्यवस्था या हैकिंग? बताएं आप सभी लोग इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैकिंग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। धारा 66 में वर्णित विषय कौन सा है? तो धारा 66 में वर्णित विषय है जिसका नाम, उसका नाम है हैकिंग। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, एक एक करके ये सारी इंपॉर्टेंट धारा मैं आपको याद करा दूंगा। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको कंटिन्यूटी की, यानी कि डेली आपको क्लास में आने की। डेली अगर आप लोग क्लास में आओगे तो ये डेली आप लोग भरोसा तक नहीं कर पाओगे, विश्वास तक नहीं कर पाओगे, एक दिन सारी धाराएं आपको लगभग इम्पॉर्टेंट याद हो जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप सभी के लिए रिवीजन की क्लास भी लाऊंगा, उसमें मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। मगर पहले क्या है, पहले हम लोग सारी धाराएं तो इम्पोर्टेंट वाली कर लें, उसके बाद मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि जब तक आप लोग स्टूडेंट हो, जब तक आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग को कभी रिवीजन से नहीं घबराना है, ठीक है। जब तक आप लोग रिवीजन से घबराते रहोगे, हमेशा आपकी और सिलेक्शन की दूरी बढ़ती जाती रहेगी। जिस दिन से आप लोगों ने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक, मेरी बात आप लोग याद रखना, उस दिन से आप लोगों की, आपकी और आपके सिलेक्शन की दूरी दिन पर दिन कम होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर आपको रिवीजन भी करना है। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको जॉब पाना है, अगर आपको अपने माँ बाप का सहारा बनना है, तो डेली आपको पढ़ाई करना है, साथ ही साथ डेली आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। इसका आंसर बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन धारा 13 का विषय क्या है? बताइए, धारा 13 का विषय क्या है, ये आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निरोध की अधिकतम अवधि, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य के विधि मंत्री के द्वारा या विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा? बताएं आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, देखिए सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है? धारा 12, 13, 16 या धारा 17? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि धारा 16। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की किस धारा, यानी कि धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है। मैं क्वेश्चन को और उसके आंसर को 2 बार इस वजह से पढ़ देता हूँ कि वो धारा और वो क्वेश्चन आपको याद हो जाए, आपके माइंड में बस जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो चीज़ लिखते हो और जो चीज़ सुनते हो, ये 2 चीज़ें आप लोगों के माइंड में स्टोर हो जाती हैं ऑटोमेटिक। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप लोग क्लास में आओ, अपने माइंड को 100% क्लास में लगाओ कि जो बातें आप लोग सुनो वो आपके माइंड में स्टोर हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लगा करे उसको एक बार आप हैंड राइटिंग में लिख लिया करो, रफली लिख लिया करो। क्योंकि आप जो चीज़ें सुन लेते हो और जो चीज़ें लिख लेते हो, वो दोनों चीज़ें आपको माइंड में स्टोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी महिला को साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है, चाहे उसमें कोई अधिकार, हक या लाभकारी हित है या नहीं? बताइए, धारा 15, धारा 16, 17 या धारा 18? सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग। आपको बताना है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार है केवल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, या जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, या केवल जम्मू कश्मीर में? बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपको याद रखना है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत में, यानी कि केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाकी पूरे भारत में है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, बताइए विधि विरुद्ध जमाव के अपराध को गठित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? 2, 4, 5 या 7? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे।
सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5। आपको याद रखना है, विधि विरुद्ध जमाव के अपराध को गठित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना ज़रूरी है? तो न्यूनतम 5 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग व इसके दंड का उल्लेख किया गया है? धारा 405, धारा 406, धारा 408। बताइए, इन्हीं तीनों में से इसका उत्तर देना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। आपको याद रखना है, धारा 408 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की 408 में लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग व इसके दंड का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब भारतीय दंड संहिता के अधीन कौन सा कार्य अपने आप में अपराध नहीं है? बताइए, कौन सा कार्य अपने आप में अपराध नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य आशय। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को अजा या अज्जा जैसे कमज़ोर वर्ग के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों में विशेष सुविधाएं, सामाजिक न्याय व सभी प्रकार के शोषण से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 15, 23, 32 या अनुच्छेद 46? सभी लोग करेंगे इसका राइट आंसर भाई। तो ऐसा अनुच्छेद 46 में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 46 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, देखिए इसका उत्तर बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताना है आप सभी को, क्या हो सकता है इसका उत्तर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य आपको बताना है। बताइए इनमें से क्या कार्य करती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? चलिए देखते हैं हम लोग क्या कार्य करती है। एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन ए में लिखा है मानव अधिकारों में बाधक कार्यों का पुनर्वलोकन, ठीक है। राज्य के अधीन कारागार में रखे गए व्यक्ति का अभिवास, ये भी करती है, ये भी करती है। उसके बाद मानव अधिकार के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना, तो ये भी कार्य करती है। यानी कि ये सभी कार्य करती है। तीनों ऑप्शन में जो लिखी बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए। आपको बताना है राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपने बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है भ्रष्टाचार निवारण की धारा 1 का विषय है संक्षिप्त नाम और विस्तार, परिभाषाएं, प्रयास के लिए दंड या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संक्षिप्त नाम और विस्तार। यानी कि भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 1 का विषय क्या है? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंशन, यानी कि संक्षिप्त नाम और विस्तार। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो बताइए किस धारा में वर्णित है, ये आपको बताना है। धारा 14, धारा 14 का, धारा 15 या धारा 16? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सभी लोग बताएं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारा 16 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए इसमें आपको बताना है क्या हो सकता है इसका आंसर। नई बस या ट्रक का पंजीकरण कितने समय के लिए होता है? आपने अगर नई बस ली है या नया ट्रक लिया है तो उसका पंजीकरण आप लोग कराओगे कितने समय तक के लिए वो पंजीकरण होता है? मान्य होता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए?
तो आप सभी को याद रखना है कि जितने भी ठीक है बस लोगे या नई ट्रक लोगे तो उसका पंजीकरण 2 वर्ष के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। 2 वर्ष इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको पता निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? बताइए, ऋग्वेद में, उपनिषद में, यजुर्वेद में या आरण्यक में? बताइए। तो आप सभी को याद रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गायत्री मंत्र किस में है? तो ऋग्वेद में तो गायत्री मंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिल्खा सिंह, बहादुर सिंह, सुरजीत सिंह या प्रीतिपाल सिंह? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो मिल्खा सिंह जो है वो फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब प्लीहा को निकाल देने से होता है एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी हो जाती है, या आरबीसी के उत्पादन में कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स के उत्पादन में कमी हो जाती है, या प्लाज्मा की मात्रा में कमी हो जाती है? बताइए, प्लीहा को निकाल देने से क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को याद रखना है कि प्लीहा को निकाल देने से, ठीक है, प्लीहा को निकाल देने से क्या हो जाता है? एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताना आप सभी को। भारतीय थल सेना द्वारा सुदर्शन शक्ति नाम का जो एक सैन्य अभ्यास है, यह राजस्थान के किस स्थान में आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे भाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़ या झुंझुनू? चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बाड़मेर। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा सुदर्शन शक्ति नाम का जो एक सैन्य अभ्यास है, यह राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको याद रखना है, राजस्थान सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया है। किसने अभियान चलाया है? राजस्थान सरकार ने चलाया है। राजस्थान में ही स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं? तो राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। राजस्थान ने एक ऐप चलाया है, ऐप लॉन्च किया है, राजकॉप सिटीजन ऐप जिसका नाम है। इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान में ही किया गया है। IUM सेहत साथी ऐप जो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है, ये भी राजस्थान में लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब किस देश ने अपने नागरिकों को राइट टू रिकॉल अधिकार देने का फैसला किया है? भारत ने, अमेरिका ने या स्वीडन ने या ब्रिटेन ने? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अमेरिका की बात आई है, तो मैं आपको अमेरिका से संबंधित एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बता देता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? तो वो अमेरिका ही है। ठीक है, वित्त वर्ष के अनुसार हम बात करते हैं, 2019-20 के अनुसार हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, तो कौन है? वो अमेरिका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और साथ एक और बात मैं आपको बता दूं, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ ही समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब इसमें आपको बताना है स्वतंत्र नाम से वित्तीय जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? UTI म्यूचुअल फंड, LIC, सेबी या SBI? तो आप सभी को याद रखना है कि स्वतंत्रता नाम से वित्तीय जागरूकता अभियान UTI म्यूचुअल फंड ने के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, रोम की आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ये आंसर आप बताओगे। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ।
रोम की फुल फॉर्म आप बताओगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम की फुल फॉर्म, और रोम की फुल फॉर्म आप लोग बताओगे रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओपन मेमोरी या रैंडम ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें से आप कमेंट सेक्शन, ये क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा ना अंत में कि रोम की आपको फुल फॉर्म बताना है, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं उनके नाम पढ़ता हूँ कि किसने किसने इसके आंसर दिए, और कई लोगों के मुझे नाम तक याद हो चुके हैं, कई सारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं मेरे, ठीक, उनके नाम भी मुझे याद हो गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसका उत्तर बताएं आप सभी लोग कि नागरिकता समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण या राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो देखिए नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है या थोड़ा सा नीचे चला जाता है, या वह उसी स्तर पर रहता है, या जिस द्रव्य से बना होता है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे आता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए तो आपको याद रखना है कि जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, यानी कि पहले वो नदी में होता है, फिर जब वो समुद्र में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 18 अप्रैल या 20 अप्रैल? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, जब आप हमेशा साथ साथ रहोगे, ठीक है, कैसे रहोगे, साथ साथ रहोगे, तभी तो आप लोग क्या रह पाओगे, स्वस्थ रह पाओगे। तो इस ट्रिक से अभी आप लोग याद कर सकते हो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, विश्व बैंक देता है, बताइए कैसा ऋण देता है, किस प्रकार का ऋण देता है वर्ल्ड बैंक? मध्यकालिक ऋण देता है, दीर्घकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण देता है, या मध्य और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के ऋण देता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को याद रखना है विश्व बैंक जो है ये मध्यकालिक ऋण भी देता है और दीर्घकालिक ऋण भी देता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो अल्लाह रखा खां जो है ये तबला वादक हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, द बैंडेड क्वीन फिल्म में प्रमुख नारी पात्र का अभिनय किसने किया था? बताइए। बैंडेड क्वीन जो एक फिल्म थी, इसका नाम था द बैंडेड क्वीन। इस फिल्म में प्रमुख नारी का, यानी कि प्रमुख नारी पात्र का अभिनय किसने किया था? बताइए। प्रतिभा सिन्हा ने, शबाना आज़मी ने, रूपा गांगुली ने या सीमा विश्वास ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सीमा विश्वास ने किया था। सीमा विश्वास ने किया था, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, चलिए इसमें आपको बताना है कि तकनीकी शिक्षा संस्थान, चिकित्सा शिक्षा संस्थान एवं विश्वविद्यालय में अनाचरण प्रतिबंधित करने संबंधी विधेयक 2010 का नया नाम क्या है? बताइए। शिक्षा विधेयक 2011, द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल बिल 2011, या आपका उच्च शिक्षा संस्थान विधेयक, या शिक्षा संस्थान विधेयक? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी इसका राइट आंसर बता दीजिए आप सब लोग, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि उच्च शिक्षा संस्थान विधेयक। ठीक है, यहाँ पर देखिए विधेयक की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूँ 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, या बिल, विधेयक को इंग्लिश में बिल ही तो कहते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है, यानी कि किसी भी हमें संविधान में, ठीक है, कोई संशोधन करना है तो उसके लिए जो हम पारित करवाते हैं विधेयक, ये वो विधेयक होता है। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, देखिए जो साधारण विधेयक होता है, ऑर्डिनरी बिल जिसको हम बोलते हैं, ये किसी भी सदन में रखा जा सकता है, या तो आप लोकसभा में रख दो या आप राज्यसभा में रख दो। ठीक है, ये किसी भी में रखा जा सकता है। और जो साधारण विधेयक होता है, इसको कौन पास करवाता है, यानी कि इसको कौन पेश करता है, पास तो नहीं, इसको कौन पेश करता है? देखिए सदन का कोई भी सदस्य इसको पेश कर सकता है या कोई भी मंत्री इसको पेश कर सकता है। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, इसमें आपको बताना है असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा, यानी कि क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा, बताइए। भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, नहीं। उसके बाद हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, हाँ तो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। असमान द्रव्यमान यानी कि दो पत्थर जिनका द्रव्यमान, जिनका मास अलग अलग है, ठीक है, उन दो पत्थर जब समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जाते हैं तो क्या होता है, वो दोनों ही बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, भले एक का द्रव्यमान कम हो या एक का द्रव्यमान अधिक कम हो या ज़्यादा हो। इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग दीजिए। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, चलिए इसका आंसर बताइए। तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया है या अपनाया गया है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या कथकली। भरतनाट्यम इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि तंजावुर के मंदिरों से भरतनाट्यम नृत्य को प्रोत्साहित किया गया है या अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक वेतन का प्रमुख निर्धारण कहा जाता है, अतिरिक्त आमदनी को, कार्य की प्रकृति को या पदोन्नति की संभावना को या मुद्रा की क्रय शक्ति को। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति को। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। बताइए डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा, सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। डीएनए परीक्षण किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, आँख में वर्ण दर्शन यानी कि कलर विजन जिसको हम लोग कहते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है, बताइए किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। तो कोन की, ठीक है, मौजूदगी से प्रभावित होता है, यानी कि शंकु। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आँख में जो वर्ण दर्शन होता है, कलर विजन होता है, ये किसकी मौजूदगी से होता है, तो ये शंकु की मौजूदगी से होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, टांका जो शोल्डर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये मिश्र धातु होता है, किसका मिश्र धातु होता है, तो ये मिश्र धातु होता है टिन और शीशे का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टांका यानी कि शोल्डर मिश्र धातु होता है किसका, टिन और शीशे का। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से होता है, ये आपको याद रखना है। जल का माध्यम पूछा गया ना, जल का परिवहन पूछा गया, तो जल का परिवहन यानी कि जा और जा, तो जाइलम के द्वारा ही होगा, ये ऐसे ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है तो उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है, वो धातु कौन सी होती है, सिल्वर होती है, कॉपर होती है, या एल्युमिनियम होती है, या जिंक होती है। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो वो क्या होती है, वो कॉपर होती है, ये आपको याद रखना है। कॉपर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का प्रमुख कारण क्या होता है, बताइए भाई क्या होता है। अणुओं के मध्य संसंजक बल, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का जो प्रमुख कारण होता है क्या होता है, अणुओं के मध्य संसंजक बल, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा चुके हैं, बताइए। केवल एक बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे भाई, सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, क्या हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 बार। एक तो बात आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा चुके हैं,
और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना पड़े कि उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार रख चुका है, तो इसकी संख्या है 10 बार। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 10 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 25 फरवरी 1968 से कब तक? 25 फरवरी 1969 तक। और जो सबसे अंतिम बार लगा है वो कब तक लगा चुका है, यानी कि कब से लगा है? 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लग चुका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब इसमें आपको बताना है तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था, किसने किसको पराजित किया था? बताइए, किसने किसको पराजित किया था? तो आप सभी को याद रखना है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था, ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तराइन की जो पहली लड़ाई थी जो 1191 में लड़ी गई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी को पराजित किया। मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, क्या कहा जाता है? भूस्खलन कहा जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, भूस्खलन ही कहा जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्व बना दिया? 42 में संविधान संशोधन, 44 में संविधान संशोधन, या 52 में या 56 में संविधान संशोधन? 42 में संविधान संशोधन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? बताइए, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर कौन सा ग्रह है और यहाँ पर कौन सा ग्रह है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मंगल और शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 100 क्वेश्चन आप सभी के कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना था। कल मिलेंगे, ठीक है, एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।